मुकाबला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लाल कृष्ण आडवाणी के बीच है। एनडीए और यूपीए इन उम्मीदवारों की खूबियां और खामियां खोज खोज कर ला रहे हैं। तो यही है आज मुकाबला में बहस का मुद्दा। मनमोहन बनाम आडवाणी, मजबूत कौन बेहतर कौन? आप भी अपनी राय एमयू के लिखकर 56388 पर एसएमएस करें। आप चाहें तो सीधे मुझसे सवाल कर सकते हैं। लॉग ऑन करें ndtvkhabar.com/मुकाबला पर। और हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान। सबसे पहले मिलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी से। पूछेंगे रिमोट से चलने वाला प्रधानमंत्री कितना मजबूत। हमारे दूसरे खास मेहमान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद रविशंकर प्रसाद। इनसे भी यही सवाल, रिमोट से चलने वाला नेता कितना मजबूत। इसके अलावा हमारे साथ होंगे अलग अलग मामलों के 3 जानकार। सबसे पहले मिलिए आर्थिक मामलों के जानकार बीबी भट्टाचार्य से। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव। मुकाबला में कुल मिलाकर 4 दौर। मुकाबला शुरू करने से पहले अभी की सुर्खियां। ये 100 साल की बुढ़िया देश का भला कर सकती है। मोदी ने कांग्रेस को बुढ़िया बताया तो युवा प्रियंका का आया जवाब। मैंने सुना है कि बुजुर्गों के लिए अच्छा होता है कि वो अपनी उम्र का एहसास ना हो, उनकी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो अगर आडवाणी जी, मोदी जी समझते हैं कि वो नौजवान है तो अच्छा है। सेक्युलर बनते आडवाणी के साथ है बीएचपी का एजेंडा। चुनाव से पहले धर्म गुरुओं की शरण में पहुंचे। गुर्जर आंदोलन से सुर्खियों में आए नेता कर्नल बैंसला बीजेपी में शामिल। और तालिबान ने किया पाकिस्तान के बाजौर पर कब्जा। शरीयत का इस्तेमाल करके तालिबान लगा रहा है सत्ता पर निशाना। मुकाबला में बहस, मनमोहन बनाम आडवाणी, मजबूत कौन? मुकाबला की शुरुआत करेंगे अभिषेक मनु सिंघवी। सिंघवी साहब, मनमोहन सिंह को हम मजबूत प्रधानमंत्री कैसे मान लें? क्योंकि सोनिया गांधी जी के तिलक से उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। आरोप लगा कि उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि वो कमजोर हैं और अब वही सारे फैसले रिमोट से करती हैं। हर 2 महीने में कोई ना कोई बड़ा कांग्रेसी नेता याद दिला जाता है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जिसको आप एक बहुत ही आदर्श साझेदारी कह सकते हैं, एक बहुत सकारात्मक सहयोग कह सकते हैं, उसको जानबूझकर विपक्ष एक रिमोट कंट्रोल कहता है। सच्चाई यह है कि विपक्ष इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है कि पिछले 5 वर्षों में एक बहुत ही अच्छी सटीक साझेदारी रही है इन दोनों के बीच में। तालमेल परफेक्ट रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैंडेट श्रीमती सोनिया गांधी के लिए था। खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पहले दिन ये कहा था। वास्तव में रिमोट कंट्रोल कहा जाता है जो नागपुर से होता है और पार्टियों के लिए उसे रिमोट कंट्रोल कहते हैं। जो सकारात्मक साझेदारी होती है, जो सहयोग होता है, उसको रिमोट कंट्रोल नहीं कहते हैं। और उसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री एक विश्व भर में बहुत आदर सहित बड़े रेपुटेशन के आदमी हैं जी। और सिर्फ आप अगर विपक्ष में हैं तो इसलिए आपको इस पर गर्व न हो तो ये प्रॉब्लम आपकी है जी। रविशंकर जी ये कह रहे हैं कि आदर्श साझेदारी है और आप लोगों को ये बात पच नहीं रही कि इतनी आदर्श साझेदारी कांग्रेस में कैसे हो गई। छोड़िए विपक्ष को, श्रीमान दिबांग जी, अर्जुन सिंह और श्रीमान प्रणब मुखर्जी, इनके सरकार के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री, वो कहते हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अब ये कौन सी आदर्श व्यवस्था है मुझे समझ में नहीं आती। 5 साल से प्रधानमंत्री रहे, अभी तक चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। कहां कहां वो चुनाव प्रचार करने जाते हैं। राम गोपाल जी बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए कि 4 दिन पहले आप ही के चैनल पर मुलायम सिंह यादव से पूछा गया कि आप इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं, उपलब्धि के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने कहा मनमोहन सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। आज दिल्ली की सड़कों पर देखिए आप, इनकी पार्टी का बैनर लगा है, कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह दिखाई पड़ते हैं, बाकी सोनिया जी और राहुल हैं। तो मनमोहन सिंह इनके प्रधानमंत्री हैं कि नहीं? शरद पवार कहते हैं हम उनको नहीं मानते। रविशंकर जी आपके पास लंबी सूची, मैं आपके पास दोबारा मौका दूंगा। आप जरूर कह सकते हैं कि वो आपके प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री वो हैं। और आप जरूर कांग्रेस पार्टी अपने तथ्यों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके खेमे में अभी प्रधानमंत्री ना बने कभी आडवाणी जी, मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले खड़े हैं शेखावत जी, कभी खड़े हैं मोदी जी। हमारे यहां कांग्रेस अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है, स्पष्ट शब्दों में, कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, रहेंगे, भविष्य के लिए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसके बाद आप जानबूझकर दारूदुनी का रोल प्ले करने के लिए राम गोपाल जी से पूछ रहे हैं।
आप पूछ रहे हैं किसी और से? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं अभिषेक जी, ये जो बड़े बड़े नेता, जो वरिष्ठ नेता बात कर देते हैं कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए, किसने की बात? प्रणब मुखर्जी साहब ने स्पष्ट किया। अर्जुन सिंह साहब ने कहा, कभी ये नहीं कहा कि इनको नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा भविष्य के लिए राहुल गांधी जी बिल्कुल प्रत्याशी हैं। हम सब मानते हैं कि युवा नेतृत्व है उनके अंदर। उन्होंने कभी ये कहा कि इस प्रधानमंत्री को हटना चाहिए, जैसा कि कैमरा के सामने उमा भारती ने कहा इनके लिए जी, जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले शेखावत जी ने कहा जी, जैसा कि बार बार दावा कर चुके हैं मोदी जी। अभी तो एडवाणी जी प्रधानमंत्री बने ही नहीं, कभी भी नहीं बने, तभी प्रत्याशी दावेदार खड़े हैं और हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। ये तो मजाक की बात हो गई। पर वैसे मोदी जी ने कभी दावा नहीं किया खुद की, मोदी जी ने दावा नहीं किया, लेकिन मोदी जी के इर्द गिर्द और मोदी जी का पूरा उनको सबसे बड़ा कंटेंट माना गया है। खुद अडवाणी जी जो है बीच में, हम जानते हैं कितना प्रयत्न किया गया कि मोदी जी आगे नहीं बढ़ के आए। राम गोपाल जी, जिस तरह के प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, क्या उपलब्धियां रही उनकी? ये सत्य है कि जो अभिषेक मन संघवी साहब ने कहा और जो हमारे बीजेपी के रविशंकर प्रसाद जी ने कहा, दोनों की बात आंशिक रूप से सत्य है। जिन्ना के बयान को लेकर जिस तरह से यही लोग सब कन्नी काटने लगे थे और अडवाणी जी से नमस्ते नहीं करते थे जी, आरएसएस जब नाराज हो गई तो जी, ये सब जानते हैं जी, और फैसला जब कांग्रेस में होता है जी, तो मुझे ये स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है जी, कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं मनमोहन सिंह जी, लेकिन फैसला अंततोगत्वा कांग्रेस हाईकमान के द्वारा ही होता है। आप जब ये हाईकमान कह रहे हैं, क्या होता है हाईकमान, कैसा होता है, कौन है? कौन नहीं जानता है कि कांग्रेस में हाईकमान क्या है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। हर पार्टी में हाईकमान होता है और कांग्रेस के हाईकमान को भी आप जानते हैं, और कांग्रेस के हाईकमान का फैसला ही अंततोगत्वा माननीय मनमोहन सिंह जी को भी मान्य होता है। जी, जो आपने ये जो बात उठाई हाईकमान वाली, ये भी वही बात हो गई कि हाईकमान ही फैसला करता है। कांग्रेस अध्यक्ष हाईकमान का हिस्सा नहीं होगी? कौन कहता है कि कांग्रेस अध्यक्ष हाईकमान नहीं है? ये लोग जानते हैं क्या कि हर शुक्रवार एक स्पेशल कोर ग्रुप की मीटिंग होती है? ये जानते हैं कि उस कोर ग्रुप में प्रधानमंत्री और श्रीमती सोनिया गांधी भी होते हैं? क्या आपको यह मालूम है कि साझेदारी से, सहयोग से, कोऑपरेशन निर्णय होता है? और दूसरी बात, हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। आज मनमोहन सिंह जी पार्टी की नीति से बाध्य हैं जी, और इसके अलावा मुझे और कई नीतियों में बात करनी, सिर्फ इस बात नहीं करनी कि क्या आदमी एक कैंपेन किया कि नहीं किया। इस पर नहीं निर्भर करता कि प्रधानमंत्री अच्छा है कि नहीं है। क्या इस पे निर्भर करता है रविशंकर जी, कैंपेन किया नहीं किया, नहीं भी किया तो भी क्या हुआ? अच्छे प्रधानमंत्री तो हो सकते हैं, मजबूत प्रधानमंत्री हो सकते हैं। देखिए दिबांग, ये सही है कि मनमोहन सिंह इनके प्रधानमंत्री के फर्स्ट चॉइस नहीं थे, इसको उन्होंने भी अस्वीकार नहीं किया। देखिए, क्या यह सही नहीं है कि मनमोहन सिंह के कैबिनेट में इनकी पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ कैबिनेट के मेंबर नहीं जाते हैं? सच्चाई स्वीकार करिए। और नहीं जाते हैं? नहीं, एक मिनट, नहीं जाते, एक मिनट जी। अभी मैं नाम नहीं खोलूंगा, वो चैलेंज करेगा तो नाम भी खोल दूंगा। एक बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा इंबैरेसमेंट देखिए, वो पॉलिटिकल लीडर हैं, लेकिन जगदीश टाइटल को टिकट मिला, इसको लेके उनको दुख है, उसको वो रोक नहीं पाए। जब इतने अधिक देश में बलवा बचा तो उनको हटाना पड़ा। चलिए, हम आपसे जवाब लेंगे इसका। पर अगर मैं आपसे पूछूं भट्टाचार्य साहब कि दो आप प्रधानमंत्री देख रहे हैं, आर्थिक नीतियों की अगर हम बात करें तो जिस तरह का मैनिफेस्टो इनका है, जिस तरह की आर्थिक नीतियां ये चलाएंगे, कहां जाएगा देश? और खासतौर पर अब जबकि आर्थिक हालत बहुत खराब है दुनिया भर में। देखिए, राजनीति के बाहर मनमोहन सिंह का जो 5 साल में 3 नए मुद्दे जो उठाया गया, मुझे लगता है कि भारत के भविष्य के लिए बहुत ही बुनियादी स्तर पे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यह है, पिछले 5 साल में ग्रामीण क्षेत्र में जितना विकास हुआ, पिछले 30 साल में यह नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरों को रोजगार गारंटी दिया गया, उसका बहुत अच्छा असर हो रहा है। किसान का डेट तो माफ कर दिया, ठीक है, वो अलग बात है, मगर इसके लिए जो ग्रामीण विकास 3.5% 5 साल में हुआ, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये पहली बार हुआ है। बीजेपी की अगर बात करें, एनडीए की बात करें, तो जिस तरह की है, उस टाइम के ग्रामीण क्षेत्र में ना इन्वेस्टमेंट हुआ था, ना इस तरह से कोई नई योजना होता। उनके टाइम पे अर्बन सेक्टर में काफी डेवलपमेंट हुआ था, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हुआ था। फिलहाल इस दौर में इतना ही। अभिषेक मनु सिंह जी से हम लोग जवाब देंगे आगे कि कौन से बड़े नेता हैं जो कि प्रधानमंत्री की मीटिंग में नहीं जाते, वो ये भी बताएंगे कि कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, उसके लिए कांग्रेस ने क्या किया। अगला दौर होगा रविशंकर जी का। आप भी अपनी राय भेजें, MU के लिखे 56388 पर SMS करें। मुकाबला जारी है। दिबांग रविशंकर बहस कर सकते हैं, मुख्यमंत्री के सारे उम्मीदवार बहस कर सकते हैं,
तो प्रधानमंत्री जी अडवाणी जी से बहस करने से क्यों भाग रहे हैं? ये इतने मजबूत थे कि इनके गृह मंत्री के होने के समय कांधार में बहुत ही ध्यान से हमारे विदेश मंत्री आतंकवादियों को छोड़ के आए। मुकाबला में बहस अडवाणी बना मनमोहन, मजबूत कौन, ये दौर है रविशंकर प्रसाद का। रविशंकर जी, एक तरीके से देखें अडवाणी जी का हाल तो मनमोहन जी से भी ज्यादा बुरा है। कम से कम सोनिया जी का भरोसा तो है मनमोहन सिंह पर। यहाँ नागपुर को अडवाणी जी पर भरोसा है या नहीं है ये पता ही नहीं चलता है। और अडवाणी जी भी ऐसा लगता है कि खुद जानते हैं पर मजबूर से हैं। यानी अगर नागपुर चाहेगा तो वो पार्टी अध्यक्ष नहीं रहेंगे, नागपुर चाहेगा तो वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो जाएंगे। तो ये मजबूर नेता हैं या मजबूत नेता हैं? देखिए, एक मिनट पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि लाल कृष्ण अडवाणी आज बीजेपी के द्वारा डिक्लेयर्ड पीएम के कैंडिडेट हैं। एनडीए के सारे सहयोगियों ने डिक्लेयर किया हुआ है। नागपुर के बारे में जो आपने बात कही है, क्षमा करिए मैं आपसे डिफर करता हूं, लेकिन आज मैं इस मुद्दे को थोड़ा डिफरेंट ऊपर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि आप मनमोहन सिंह और अडवाणी जी की तुलना कर रहे हैं। आज देश परेशानी में है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तालिबान का खतरा हमारे पड़ोस में आया हुआ है, आतंकवाद से हम परेशान हैं। तो आज तुलना आप जरूर करिए, लेकिन ये जो मुंगेरीलाल के हसीन सपने की बात कर रहे हैं मिस्टर सिंघवी साहब, मैं इनसे कहूंगा ये जनता के ऊपर छोड़िए, ये आप फैसला मत करिए। ये जनता चुनेगी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन एक बात मुझे जरूर पूछनी है, बस अंत में जी। हम अभिषेक बहस कर सकते हैं जी। दिबांग रविशंकर बहस कर सकते हैं, मुख्यमंत्री के सारे उम्मीदवार बहस कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री जी अडवाणी जी से बहस करने से क्यों भाग रहे हैं? खुलकर बहस करिए। टीवी का युग है, लोग देखते हैं टीवी, इसमें दिक्कत क्या है? पिछले दौर में जो इन्होंने सवाल उठाया उसका जवाब आप आगे देंगे, पर अभी जो इन्होंने कहा वो उसका मैं जवाब अपने तरीके से जवाब दूंगा जी। मजबूत नेता या मजबूर नेता, लाचार नेता, आप निर्णय कर लीजिए। ये अडवाणी जी हैं जिनका आप इश्तिहार देखते हैं, ये इतने मजबूत थे कि इनके गृह मंत्री के होने के समय कांधार में बहुत ही ध्यान से हमारे विदेश मंत्री आतंकवादियों को छोड़ के आए। ये वो गृह मंत्री हैं, मजबूत नेता, जिन्होंने अपनी किताब में पृष्ठ 435 में लिखा कि मुझे याद नहीं है कि मैं उस कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग में था कि नहीं जहां निर्णय किया गया कि कांधार जाया जाए कि नहीं जाया जाए। यानी एनडीए सरकार में गृह मंत्री को इतने बड़े निर्णय में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। ये इतने मजबूत नेता हैं, तो बताइए आज उन्होंने, जो नेता होता है वो आगे से लीड करता है, उन्होंने आज तक क्या कहा है वरुण गांधी पे? हमने तो टाइटलर और सज्जन कुमार को बिना किसी, एक में एक्विटल है, एक में कोई चार्जशीट नहीं है, तब भी हटाया। क्या उसमें उनमें इतना नेतृत्व, इतना दम है कि वरुण गांधी को हटा सकते हैं? वो क्या वो टिकट डिनाई कर सकते हैं प्रधान को, जो उड़ीसा में कांधमाल में जेल से चुनाव लड़ रहे हैं? ये नेता है, उसके बारे में क्या बोला अडवाणी जी ने? अडवाणी जी ने आज वरुण गांधी के बारे में क्या बोला है? जब राजनाथ जी जाते हैं जेल तो वो चुप रहते हैं, जब और कोई खंडन करता है तो वो चुप रहते हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये नेतृत्व नहीं है। जब जिन्ना के बारे में उनको इतना प्रेम आ रहा था और जब पूरी पार्टी ने उनको हटा दिया था, तब नेतृत्व कहां गया था उनका? जी। ये मजबूत नेता है। उत्तर दे दूं, कांधार एक मजबूरी थी, 200 निर्दोष लोग वहां फंसे हुए थे, उनको बचाने के लिए सारी पार्टी का निर्णय था। अडवाणी जी मनमोहन सिंह की तरह ये नहीं है कि अगर एक आतंकवादी डॉक्टर पकड़ा गया ऑस्ट्रेलिया में तो उन्होंने कहा कि मेरी रात की नींद खत्म हो गई थी, उसका क्या हुआ? जो आतंकवादी मारते हैं उन मरने वाले हिंदुस्तानियों के लिए उनकी रात की नींद कभी खराब नहीं हुई। ये मनमोहन सिंह है, क्षमा करिए, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का भुक्तभोगी है, जिस पाकिस्तान से सारा आतंकवादी घटनाएं होती हैं। यह मनमोहन सिंह है जो सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश की घुसपैठियों पर कहा यह हिंदुस्तान पे हमला है, उनको दोबारा पिछले दरवाजे से वापस ले आए नोटिफिकेशन। ये मनमोहन सिंह है। ये मनमोहन सिंह है, तस्लीमा नासरीन रो रो कर कह रही थी कि हमें हिंदुस्तान में शेल्टर दो, हमें लोग तंग कर रहे हैं, उसको मजबूरी में कहा तुम बाहर भागो। पर जो उन्होंने किताब में लिखा उस पर आप क्या कहेंगे? किताब पर उन्होंने साफ साफ कहा है, देखिए उन्होंने कभी छुपाया नहीं है, राजनीति में मतों की विभिन्नता होती है जी। आज देश को तय करना है। क्या इनके यहां हमारी पार्टी में, क्षमा करिए, हमारी एक परिवार की पार्टी नहीं है कि 10 नंबर में माता जी ने तय कर दिया, राहुल जी ने तय कर दिया, सब लोग वही बोलेंगे। हमारे यहां खुलकर चर्चा होती है, लेकिन जब लीडरशिप का सवाल आता है तो अडवाणी जी लीडर हैं, उन्होंने कड़े फैसले किए। आप देखते हैं मुशर्रफ साहब ने क्या कहा, आगरा में कहा कि मुशर्रफ साहब या तो आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करिए या आपसे बातचीत नहीं होगी। आपने देखा है
जी। और आज जी। आतंकवादी अडवाणी जी से घबराते हैं, इनके ऐसा नहीं, वो जानते हैं वोट बैंक के लिए हमारे खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। ये अंतर है अडवाणी जी में मनमोहन सिंह। जी, तो डॉक्टर हनीफ का आपने जिक्र किया, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने बाद में उनसे माफी भी मांगी, ये भी आपको मालूम है। पर ये जो कह रहे थे पहले कि बहुत सारे नेता हैं, वरिष्ठ नेता, मंत्री लोग, मंत्रीगण, वो मीटिंग में जाते तक नहीं है। इनके कहने से क्या कैबिनेट में बैठते हैं? क्या इनके पास कैबिनेट के अर्जुन मिनट्स सिंह जाते हैं? क्या इनके पास कैबिनेट के मिनट्स हैं? अर्जुन सिंह जाते हैं क्या? मैं तो अर्जुन आपको सिंह किस कैबिनेट में मैं गए ये बता बता दीजिए रहा मुझे। हूं, मैंने अभी रविशंकर आपको जी, जवाब सुनिए। एक मिनट, मैंने अभी आपको एक प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। अडवाणी जी की लिखी हुई पुस्तक 435 पृष्ठ में उन्होंने खुद ने कहा कि वो कैबिनेट मीटिंग में नहीं गए। ऐसी कैबिनेट मीटिंग में नहीं गए जिसमें कांधार भेजने का निर्णय लिया गया, वो तो लिखा हुआ, मैं तो बता रहा हूं। ये तो बिना प्रमाण के बोल रहे हैं। कौन सा मंत्री नहीं गया? और इस सरकार का जो ग्रोथ हुआ है, अगर ये एक ग्रामीण स्कीम का नाम ले लें, एक का, जवाहरलाल नेहरू योजना, भारत निर्माण योजना, जो लोन वेवर हुआ है, 3.5% ग्रोथ एग्रीकल्चर में, कुछ नहीं हुआ इनके समय में। किसानों की आत्महत्याएं चल रही हैं। क्योंकि आज जो है सुशासन, सिर्फ सुशासन बोलने से नहीं होता, राम राज्य बोलने से नहीं होता है, करने से होता है, दिखाने से होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि अडवाणी जी की सोच और फलसफा है विभाजन की राजनीति, भाइयों और धर्मों को लड़ाकर राजनीति करना, रथ यात्रा करना जिसके साथ साथ खून की यात्रा भी हो। यह है उनकी सोच। हमारी सोच है सबको साथ लेके चलना। ये फर्क है अडवाणी जी और लोगों में। एक रविशंकर जी, इसमें ये जो एक बात हुई सीडो सेकुलरिज्म, इस पर जिस तरह से खुलकर बात की और खासतौर पर अडवाणी जी ने इसको शुरू किया, इस पर भी बड़ी चर्चा हुई। इस तरह से वो साफ दिखाई देते हैं, लेकिन साथ ही आप देखें जब रथ यात्रा का दौर चला तो एक दूसरे अडवाणी दिखाई दिए। मैं एक बात को उत्तर दे दूं, अगर इनका सुशासन इतना दिवा स्वप्न दिखाता है तो सारे इनके इलाही एक एक करके छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? लालू जी हट गए, मुलायम सिंह अलग लग रहे हैं, रामविलास जी अलग हो गए, पीएम के अलग हो गए। शरद पवार कहते हैं कि 16 के बाद क्या होगा हमें पता नहीं है, अभी भी मंत्री हैं। हाँ, एक मिनट, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया अभिषेक जी। अडवाणी जी ने साफ कहा है कि इस देश में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर आप घोर कास्टिस्ट लीडर होइए, आप मुस्लिम यादव की बात करिए, आप सेकुलर हैं, लेकिन अगर आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कीजिए तो आप कम्युनल हो गए। उन्होंने एक बात कही है, आप शाहबानों के लिए नियम बदल दीजिए, आप सेकुलर हैं। और इन्होंने जब राम जन्मभूमि की बात की, रथ की बात की, मैं एक बात कहना है, आज वहां मंदिर है, वो भव्य बने, हम लोग की चाहत है। इनके प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने सदन में कहा था हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, हर 6 दिसंबर को विधवा विलाप करते हैं। हिम्मत है तो बाबरी मस्जिद बनवाते क्यों नहीं है? बना के दिखाएं। ये तो बड़ा अद्भुत वक्तव्य है। मजबूत नेता विलाप कर रहे हैं, वहां पर खड़े हुए हैं और वहां ढाई जा रही है, और उसके एक साल बाद बोलते हैं कि मेरे सबसे दुखद क्षण था ये। वहां खड़े हुए रोका नहीं, कुछ किया नहीं। बाद में ये आडंबर की चरम सीमा है। आडंबर की चरम सीमा इससे बड़ी क्या होती है? हमारा मूल सिद्धांत है, हमारा मूल तत्व है, हम मंदिर बनाएंगे, लेकिन 6 वर्ष तक मंदिर भूल गए। हमारा मूल तत्व, एक मिनट, हमारा मूल सिद्धांत है हमारा मूल सिद्धांत है कि 370 हटाएंगे कश्मीर में, लेकिन सत्ता के लिए हम उसको साइड में रख देंगे। हमारा मूल सिद्धांत है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, लेकिन जब सत्ता आएगी तो हमारे मैनिफेस्टो में भी नाम नहीं है उसका। ये तो आडंबर है, आडंबर की चरम सीमा है। और अडवाणी जी, जिसको आप मजबूत नेता की बात करते हैं, उन्होंने उनके वक्त सबसे ज्यादा आतंकवाद के इंसिडेंट्स हुए, सबसे ज्यादा। सिर्फ हल्ला करने से, बोलने से, एक ड्रामा करने से सच्चाई नहीं छुप सकती। फेडरल एंटी टेरर एजेंसी की बात की, लाए हम, बनाया हमने फेडरल एंटी टेरर एजेंसी। राम गोपाल जी, ये बात सही है कि आप छिटक रहे हैं अब यूपीए से? चुनाव से पहले कभी किसी पार्टी का गठबंधन नहीं रहा। सत्ता के बाद, चुनाव के बाद ही गठबंधन नए बने हैं, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे यूपीए का रहा हो। समाजवादी पार्टी तो यूपीए गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। चुनाव के बाद ही गठबंधन जो होंगे वो अंतिम रूप से फैसला करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कैसे सरकार बनेगी। आप कहां जाएंगे, एनडीए के साथ या यूपीए के साथ चुनाव के बाद? हम बीजेपी की सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ, और कुछ और बातें उनकी ऐसी हैं जो गंभीर रूप से समाजवादी पार्टी उनके विरोध में है, उसके साथ नहीं जा सकती। जब गृह मंत्री थे देश के अडवाणी जी, तो क्या हुआ गुजरात में, ये सब देखते रहे। कभी अटल जी ने तो इतना जरूर कहा कि राजधर्म का मोदी जी ने पालन नहीं किया, लेकिन इन्होंने तो राजधर्म का भी पालन नहीं किया। जी, आपने गुजरात की बात की, इस पर हम लोग आगे जवाब लेंगे रविशंकर जी आपसे। पर अशोक मेहता जी, चूंकि आप रक्षा मामलों के जानकार हैं, आपने दोनों सरकारें देखी हैं, कैसे तौलते हैं आप इन दोनों को, दोनों गठबंधनों को? देखिए, पहली बात तो फौज जो है, आर्म्ड फोर्सेस, ए पॉलिटिकल है,
कोई पार्टी के साथ नहीं जुड़ी हुई हैं जी। धर्मनिरपेक्ष हैं, यानी कि सेक्युलर है जी। इस सरकार ने फौजों का फंडिंग 2% से कम जो बजटिंग हुआ जी। और जब ये सरकार आई तो उन्होंने कहा साहब हम ये पैसा एक तो आपको अलॉट करते हैं और हम इसका खर्चा करेंगे। अभी भी इन्होंने 15,000 करोड़ रुपया लौटा दिया है। फिलहाल इस दौर में इतना ही। अगले दौर में हम सवाल करेंगे रविशंकर जी से, जो बात उठाई रामगोपाल जी ने जब गृह मंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी गुजरात हुआ था। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने सवाल उठाया कि किस तरह से मंदिर की बात हो रही है, धारा 370 की बात हो रही है, ये नाटक है, आडंबर है। तीखे सवाल है, आप जवाब देंगे अगले दौर में। आप भी अपनी राय भेजें, MU के लिखें 56388 पर SMS करें। मुकाबला जारी है। मनमोहन सिंह पॉलिटिकल लीडर नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। इसीलिए और आप देश राजनीतिक साथ आज देखा। एक मजबूत नेता की अपेक्षा करता है। आपकी सरकार को 5 साल हो गई, आपकी सरकार क्यों नहीं करती वो ये काम? लोह पुरुष का बार बार गान कर कर व्यक्ति लोह पुरुष नहीं बनता, ये जवाब वो नहीं दे मोह रहे। पुरुष ही रहता है। मुकाबला बहस मनमोहन बनाम आडवाणी, कौन बेहतर कौन मजबूत? आप भी अपनी राय MU के लिखकर 56388 पर SMS करें। इस दौर में हमारे साथ खास मेहमान है जी पार्थसारथी, विदेशी मामलों के जानकार, उनसे हम सवाल रखेंगे। लेकिन पहले चलते हैं रामगोपाल जी आपके पास। आपको क्या लगता है, मनमोहन सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, कौन ज्यादा मजबूत? मनमोहन सिंह जी को हम लोग देख रहे हैं पिछले 5 साल से, और आडवाणी जी को गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा है। आडवाणी जी के बारे में बहुत प्रचारित और प्रसारित किया गया और अब भी किया जा रहा है कि वो लौह पुरुष हैं, लेकिन वो जिस तरीके से जो लोगों को उम्मीदें थी उसके हिसाब से गृह मंत्री रहते हुए वो काम नहीं कर सके। और मनमोहन सिंह जी भी जिस तरीके से एक प्रधानमंत्री को और हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क के प्रधानमंत्री को बहुत मजबूती के साथ काम करना चाहिए था, वो नहीं हो सका। क्योंकि जो विशेषज्ञ होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो कभी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता है जी। वो डॉटेड लाइन पे दस्तखत करने वाला व्यक्ति होता है। जी हाँ, तो रामगोपाल जी आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि दोनों में से आप किसी की तरफ अपनी राय नहीं बता रहे हैं। रविशंकर जी, पिछले दौर में जो आपसे सवाल किया था, जो रामगोपाल जी ने सवाल उठाया था कि जिस तरह से गुजरात हुआ जब गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी, इन्होंने सवाल किया कि आडंबर है, नाटक है, ये शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए जो आप बात करते हैं मंदिर की धारा 370 की। क्या जवाब है आपके पास? देखिए, मैं पहली बात यह कहना चाहता हूं, जो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की बात है, संसद पे हमला हुआ, पाकिस्तानी आतंकवादी आधे घंटे में मारे गए। जो षड्यंत्रकर्ता थे वो सुप्रीम कोर्ट तक फांसी की सजा मिल गई अफजल गुरु को द्वारा। 3 साल से उस फाइल पर बैठे हुए हैं, अफजल गुरु को फांसी नहीं दी जा रही है। यह है इनका एटीट्यूड वोट के लिए। गुजरात के दंगा को हमने कभी अच्छा नहीं माना, दुर्भाग्यपूर्ण था। कार्रवाई हो रही है, लेकिन इनके शासन में 40 दंगे हुए हैं। अहमदाबाद में, गांधीनगर में आज तक किसी को सजा नहीं मिली। 3000 सिख मारे गए दिल्ली में, आज तक न्याय नहीं मिला है। आप देख रहे हैं, वो दर्द आता है। इसलिए ये अपनी बात न करें। आपकी तो सरकार थी, आपने भी न्याय नहीं दिलवाया सिखों को। रंगनाथ मिश्रा कमीशन जो इन्होंने बैठाया था, उसने सारे मामले को धो पूछ दिया था। नानावती कमीशन ने इंक्वायरी किया, सज्जन कुमार के खिलाफ, टाइटलर के खिलाफ गवाहियां आई। जहां तक बात है श्रीमान रामगोपाल जी की, हम ये नहीं कहते कि हमारे सारे एलाइज हमारे साथ हैं, रहेंगे, लेकिन 2004 के पहले 98-99 में एनडीए साथ आया। नीतीश कुमार, अकाली दल हमारे साथ 40 साल, 25 शिवसेना 40 साल, 25 साल, 20 साल से साथ है। हम एक चुनाव के पहले लड़ेंगे और चुनाव के बाद एक हो जाएंगे, फिर लड़ेंगे। तो आज का हिंदुस्तान 96 से आगे है, गुजराल और देवेगौड़ा से आगे है। आज स्थायी सरकार खोजता है, और स्थायी सरकार सिर्फ एनडीए दे सकते हैं, सच्चाई स्वार्थ की राजनीति नहीं दे सकती है। ये मैं कहना चाहता हूं। सच्चाई यह है कि जो राजनीतिक गठबंधन है, जिसको आप एनडीए के नाम से जानते हैं, वो शुरू हुआ था 24 पार्टीज के साथ। आज 6 या 7 बचे। आप कहां हैं? इनका मन, मैं बता रहा हूं कहां है। आप कहां हैं? आपका मनभेद है, पूरा रप्चर है। बीजेडी ने छोड़ दिया, तृणमूल ने छोड़ दिया, 6 रह गए हैं। हमारा मतभेद है सीट के तालमेल में, हमारा टोटल ब्रेक नहीं है। यूपीए वैसा का वैसा खड़ा है, जबकि पीएमके ने छोड़ा तब भी ये कहा कि हमारी प्रादेशिक असहमति है डीएमके के साथ, इसलिए अब जा रहे हैं। कांग्रेस के साथ कोई आपत्ति नहीं है। अभी लालू प्रसाद यादव, पासवान जी और मुलायम सिंह जी आज तक ये कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है यूपीए में होने में या नेतृत्व समझने में मनमोहन सिंह जी का। तो हमारा मनभेद नहीं है। और सच्चाई ये है
कि हमने जो सोच है, फलसफा इन सब पार्टियों का, क्या आप समझते हैं कि बहुत संकीर्ण दायरा खड़ा है साथ में? और दूसरा बात की राष्ट्रीय सुरक्षा की, मैं समझता हूं कि जो मील पत्थर इनके वक्त में बने, स्थापित हुए राष्ट्रीय सुरक्षा में, कभी पहले नहीं हुए। हमने संसद में 19 नामों की लिस्ट रखी, मैंने खुद ने डिबेट में रखी है। 19 नामों में 1998 से लेकर 2004 तक की सिर्फ सूची है वो 19 नामों की। उसमें 19 नाम हैं जो गंभीर घोर अपराध के डेथ रो पे हैं, राजीव गांधी जी के मर्डरर्स, और उस प्रकार के 19 नाम। 5-6 वर्ष तक इन्होंने किसी को फांसी नहीं लगाया। वो नाम है अभी वैसे ही, आज भी अभिषेक वैसे जी, ही। आपने क्यों नहीं किया वो काम? उनमें 19वें के बाद आता है नाम अफसर गुरु का। और अभिषेक जी, पर आपकी सरकार को 5 साल हो गई, आपकी सरकार क्यों नहीं करती वो काम? ये लोह पुरुष का बार बार गान कर कर व्यक्ति लोह पुरुष नहीं बनता। ये जवाब वो नहीं दे मौन रहे। पुरुष ही रहता है, वो मौन पुरुष ही रहता है। चलिए, ठीक ये है। व्यक्ति मौन पुरुष इसलिए है क्योंकि वास्तविकता में, ठोस काम में कोई उपलब्धि नहीं है। हाँ, बोलने में बहुत है। पर मैं अभिषेक सरदार जी, पटेल का एक मॉडल हूं। ये मोम पुरुष की बात कर रहे मोम हैं, पुरुष, तो मैं मनमोहन सिंह के खिलाफ कई शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं। मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं आपके बहस का स्तर रखना चाहता हूं। आपके ज्ञान कृपया के लिए करके। लोह पुरुष उपाधि एडवाणी जी ने अपने आप को दी थी कई वर्ष पहले, और उसी वक्त आज से 8 वर्ष पहले लोह पुरुष का उनको मोम पुरुष कह दिया गया था। थोड़ा आगे चलें इस पर। चलिए आगे। मैं ये बोल रहा हूं कि ये दौर है जहां पर साझा सरकारें हैं। जी। अगर आप कांग्रेस की भी बात करें, जो आर्थिक नीतियां थी, क्योंकि साझा इनके साथ वामपंथी थे, तो इनको भी कदम पीछे करने पड़े। आपकी भी जब सरकार आई तो मंदिर की बात, धारा 370 की बात। आज दौर साझा सरकारों का है, उसमें जब आप अपने मुद्दे छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप कमजोर होते हैं। ठीक, आप ये मानने को तैयार हैं? मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। आपने मंदिर की बात की, मैं वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री था। एनडीए में भी था कि राम मंदिर के बारे में हम बातचीत करके या कोर्ट से रास्ता निकालेंगे। कोर्ट से एक पार्टी हारेगी, एक जीतेगी। बातचीत अगर हम आगे बढ़ा था। रविशंकर जी, जब आप रथ यात्रा निकाल रहे थे तो आप क्या नारा लगा रहे थे? एक मिनट मैं अपनी बात कंप्लीट बनाएंगे। करूं। आपने सही कहा जी। आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान का निर्देश है जो इनके लोगों ने बनाया है। धारा 370 टेम्पररी है, यह भारत के संविधान में लिखा हुआ है। हमारा कहना है कि यह राजनीति चलती है, चलती रहेगी। आपने भाषण तो बहुत दिए आपकी सरकार ने, जरा 2 सरल प्रश्नों का उत्तर दें आप। क्यों आपने 370 जो टेम्पररी है उसको हटाया क्यों नहीं? 6 वर्ष कम थे क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं बनाया? 6 वर्ष कम थे। मंदिर क्यों नहीं बनाया? 6 वर्ष कम थे। और क्या तुलना कर रहे हैं आप? एक तरफ ऐसा प्रत्याशी प्रधानमंत्री जिसके विरुद्ध चार्जेस फ्रेम हुए 153A में आपसी वैमनस्य फैलाने के लिए। 153 एक ऐसा प्रावधान है हमारे संविधान में जो कि 7 वर्ष का उस पर दंड हो सकता है। और एक तरफ ऐसी स्वच्छ छवि के प्रधानमंत्री जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह है, जो सिखों के नरसंहार में चुप रहते हैं। आप चौक और चीज का तुलना कर रहे हैं। एक तरफ एक आरोपित व्यक्ति है, इसका उत्तर मैं देना इनका चाहूंगा। आरोप उससे कहीं ज्यादा है, जो कभी चार्जशीट टाइटलर के विरुद्ध नहीं हुई, जो वरुण गांधी के विरुद्ध हुई है, या जो एडवाणी जी के विरुद्ध हो चुकी है, या जो मनोज जो सिन्हा के विरुद्ध है, जो या व्यक्ति जो कोटलानी के 3000 विरुद्ध है। सिखों के नरसंहार का एक बड़ा चेहरा हो, उसके बारे में कह रहे हैं कि टाइटल निर्दोष हम है। प्रधानमंत्री ये इनकी की सोच बात है। कर रहे हैं। अडवाणी जी के हम खिलाफ प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। नरसिंहा राव की सरकार ने, प्रधानमंत्री की कांग्रेस बात की कर रहे सरकार ने अडवाणी जी के खिलाफ वैमनस्य से, दुराग्रह से वो केस चलाया था। हम सरकार में थे, मैं देश का कानून मंत्री भी था। हमने कहा चाहते तो वो पूरा केस वापस ले लेते जैसे ये करते हैं अपने लोगों को बचाने के लिए। लेकिन हमने कहा नहीं, अगर अडवाणी जी को झूठा भी फंसाया गया है तो वो न्याय से निकलेंगे और निर्दोष निकलेंगे। पर अभिषेक जी, जो मैंने इनसे सवाल पूछा जी, एक मैंने इनसे जो सवाल पूछा जिसका बहुत सीधा 9% ग्रोथ हमारी, 5.5 इनकी। अरे महंगाई का जवाब दो। आरोप झूठे हो सकते हैं, आंकड़े झूठे नहीं होते। एक मिनट, उसका जवाब दो। नहीं होते। किसी मापदंड को ले लीजिए आप, रोजगार देना आम आदमी को कभी स्वप्न नहीं आया। 3.5% ग्रोथ एग्रीकल्चर में, 1.5% इनके वक्त में। कौन से मापदंड में आप आगे हमारे? अभिषेक जी, किसकी तुलना कर रहे हैं आप? अभिषेक जी, इनसे जब मैं सवाल पूछ रहा था साझा सरकारों का, सीधा जवाब इन्होंने नहीं दिया। मैं आपसे भी वही सवाल पूछ रहा हूं। न्यूक्लियर डील की बात देखें। न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर आप कह रहे हैं कि आपके साफ सोचने वाले प्रधानमंत्री ने वामपंथियों को छोड़ा, पर जिस तरह की सौदेबाजी आपने समाजवादियों के साथ की, जो जेएमएम कांड था वो तो बिल्कुल बचकाना लगता था उससे। जिस तरह की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, आपकी जो साफ छवि थी वो एक तरीके से धुल गई उसमें। और ये भी इसलिए क्योंकि साझा सरकारें चल रही हैं। आपने अभी प्रमाणित कर दिया कि वास्तव में कौन मजबूत प्रधानमंत्री है और कौन लाचार प्रधानमंत्री बनने का प्रयत्न कर रहा है। ये प्रधानमंत्री जिनको ये मजबूत नहीं कह रहे हैं, इस प्रधानमंत्री ने
लेफ्ट के पूरे प्रभाव के बावजूद, 1.5 वर्ष तक उनसे बात करने के बावजूद जब वो नहीं माने, तो अपनी स्पष्ट रूप से जो देश के हित में उन्होंने पाया, 30 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, 25 वर्ष बाद, उस चीज को जो आगे के जनरेशन का फायदा उठा सके, उसके लिए अटल रहे, पूरी तरह से अटल रहे। ये होती है मजबूती, सिद्धांत वाली मजबूती। इसमें सिद्धांत कहां है जब आप इस तरह से वोटों को खरीदेंगे, जिस तरह की चीजें सामने आई? लोकसभा में इन्होंने इतना ड्रामा किया, हम जानते हैं कि रुपए कहां से, किस अकाउंट से आए। ये रुपए इनके सांसद लाए और लाके खड़े हुए बीच में, और आरोप हमारे पे लगा रहे हैं। अगर सपा ने ये निर्णय किया कि हमारे साथ खड़े होंगे, अगर बसपा ने भी उस वक्त कुछ निर्णय किया हमारे साथ होंगे, आंशिक रूप से नहीं होंगे, उनके निर्दलीय लोगों ने किया, तो उस पर क्या गलती हुई? इन्होंने पूरा भरसक प्रयत्न किया पैसे से और तरीके से कि सरकार गिर जाए। अब आप सुनिए, मनमोहन सिंह अगर इतना नैतिकता की बात करते तो ये घटना 3 महीना पहले हुई है ना, सिर्फ 3 महीना पहले। उनको लगता कि अब न्यूक्लियर डील हो गई है, मेरी सरकार के खिलाफ ये हुआ है, हमारे ऊपर यह आरोप लगा है, मैं इस्तीफा देता हूं, मैं जनता के बीच जाऊंगा, जनता से वोट मांगूंगा। जी पार्थसारथी, आपने देखे आतंकी हमले जब इनकी सरकार थी, जिस तरह से इन सरकारों ने आतंकी हमलों का सामना किया, कैसे तौलते हैं आप इन दोनों को? मैं समझता हूं कि एनडीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि वो परमाणु परीक्षण थे, जिससे भारत आगे उभर आया। 1988 को राजीव गांधी ने निर्णय लिया कि बम बनाएंगे, लेकिन परीक्षण करने की हिम्मत इनकी रही। उसी तरह मैं समझता हूं कि जैसे कि परमाणु का करार इन्होंने किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हमारे खिलाफ हटे, वो अच्छी बात है। आप आतंकवादी हमलों की बात कर रहे थे जी। मेरी राय में 2001 के पार्लियामेंट अटैक के बाद और 2008 पार्लियामेंट अटैक के बाद, बॉम्बे अटैक के बाद हमें जवाबी कार्रवाई करना था, हमने नहीं किया। जहां पार्लियामेंट अटैक के बाद, मुंबई अटैक के बाद भारत को जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो दोनों सरकारों ने सैनिक क्षमता बढ़ाने में कमी दिखाई है जी। हर साल कम से कम 10-15 हजार करोड़ जो सैनिक सामग्री खरीदने के लिए संसद से अनुमति मिलती है बजट में, उसको खर्चा नहीं किया, तो पैसा वापस जाता है। और हुआ क्या है, और मैं समझता हूं क्यों जी। इसलिए कि लोग अब डर गए हैं निर्णय लेने के लिए कि कोई ये ना कह दे धांधली। अभी इन्होंने इजराइल से अच्छे मिसाइल्स खरीदे, वामपंथी कह रहे हैं कि उसका जांच करो, अब कौन निर्णय लेगा जी? तो सिस्टम में कुछ गलती है, यही मैं कहूंगा। आप भी अपनी राय भेजें, म्यूके लिखें 56388 पर SMS करें। मुकाबला जारी। अगर पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ कड़े कार्रवाई करने की आवश्यकता हुई तो हम करेंगे, हमने पहले भी किया है। हम सिर्फ दावा नहीं करेंगे, हम उसी कहानी को आगे ले जाएंगे। देश के अंदर एक ऐसी भावना आ गई है जो कोई भी सरकार हो चुप बैठ नहीं सकती। मुकाबला में बहस मनमोहन बनाम अडवाणी, बेहतर कौन, मजबूत कौन? आप भी अपनी राय MUK लिखकर 56388 पर SMS करें। ये दौर जनता जनार्दन का है, वो पूछेंगे अपने सवाल खास मेहमानों से। मैं मनु जी से पूछना चाहता हूँ, आप कंधार में आप क्या करते? निश्चित रूप से हम वो नहीं करते जो उन्होंने किया। निश्चित रूप से इन्होंने एक तो अपने गृह मंत्री को खुद की लिखित किताब में मीटिंग में नहीं बुलाया, खुद ने कहा है। दूसरा, विदेश मंत्री के साथ आतंकवादियों को वहां छोड़ा। तीसरा, प्लेन को रोक नहीं पाए अमृतसर में। कम से कम ये 3 चीजें तो हम नहीं होने देते। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं। मनमोहन सिंह जी को आप प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह हो, लालू प्रसाद यादव हो, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे शरद पवार जी हो, कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिससे कि आगे आने वाले में शायद मनमोहन सिंह की सरकार बना पाए या ना बना पाए? पहली बात, हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी इस देश के एक सफल प्रधानमंत्री रह चुके हैं 5 वर्ष तक। उनका एक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है, तो उनको जज किया जा सकता है। आज आप सिर्फ अडवाणी जी को जज कर सकते हैं उनके दावों द्वारा। नंबर 2, हम समझते हैं कि मनमोहन सिंह जी की छवि, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप एक ऐसा स्तंभ है जिसके इर्द गिर्द अगर हमारे आंकड़े सही रहे, जो कि हमें विश्वास से होंगे, बाकी सब पार्टियां आएंगी। हम ध्रुव होंगे जिस ध्रुव के आसपास बाकी पार्टियां आएंगी, इसलिए हमें विश्वास है, फेथ है जी। कि वरुण गांधी का इतना कुछ हुआ, अभी गुजरात में ये सब हुआ, आपके मजबूत नेता थे, उनका एक स्टेटमेंट नहीं आया, कभी वो आगे और कभी पीछे, कभी फ्रंट फुट पे, कभी बैक फुट पे दिखे। कैसे आप मजबूत नेता प्रूफ कर सकते हैं? बता दूं कि आपने लगता है उस समय के समाचारों को ठीक से नहीं देखा। राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में मैंने ही घोषणा किया था
पार्टी का विचार कि हम वरुण गांधी के पूरे कहावत से एग्री करते हैं, नहीं करते हैं, उसे डिसएग्री करते हैं, डिसअप्रूव करते हैं। हमारी आपत्ति यह हुई कि वरुण गांधी पर पॉलिटिक्स शुरू हुई, इनकी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी ने कहा, अडवाणी जी ने कुछ नहीं कहा। नहीं, उन्होंने भी कहा। एक मिनट सुनिए, जब मैं पार्टी का प्रवक्ता बोलता हूं तो पार्टी का चेहरा बोलता हूं, पार्टी की लाइन बोलता हूं। मैंने टीवी पे कहा, अखबारों में भी आया। लेकिन बाद में जो हल्ला हुआ कि मायावती कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है वोट बैंक के लिए, तो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद कर दिया। लालू ने कहा कि हम रोलो चलवा देंगे। एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वरुण गांधी के पूरे 40 साल में पहली बार किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में पकड़ा गया है। ये भी एक देखा है लोगों ने। जनता आप अपना सवाल गए पीलीभीत 3 बार, राजनाथ सिंह कोई गलत नहीं मानते और उसका कोई खंडन नहीं कोई गलत नहीं मानते। आपके अध्यक्ष गए बार-बार और अडवाणी जी चुप रहे। अडवाणी जी आंसू उसी प्रकार से बाद में बोलेंगे कि ये सबसे ज्यादा दुखद क्षण था मेरा, जैसा कि जब बाबरी हुआ तब था। अगली बात वही बोलेंगे। अगला सवाल लेते हैं जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तक जो हो चुका वो तो खत्म हो गया है, लेकिन फ्यूचर में क्या कोई भी सरकार आए हमारे देश में, वो जो आम जनता उसके बारे में कुछ सोचेगी? मैं समझता हूं कि हमारा जो मैनिफेस्टो इसको हम कहते हैं वो मैनिफेस्टो नहीं है, क्योंकि मैनिफेस्टो में भविष्य के लिए वायदे होते हैं, उसमें स्पष्ट रिपोर्ट कार्ड है और हम बड़े बड़े वायदे नहीं करना चाहते। हम ये नहीं कहना चाहते कि भविष्य हम ये करेंगे नहीं करेंगे। आप वो उठा के पढ़िए, 4 पृष्ठ पढ़िए, क्या क्या किया है हमने। जो उनमें कुछ चीज़ पाइपलाइन में है उनको आगे बढ़ाना है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ग्रामीण योजनाएं, इंक्लूसिव ग्रोथ, जो असुरक्षित वर्ग हैं उनके लिए स्कीम्स, इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे हम। आपसे मैं मेरे नौजवान साथी से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, हम सरकार में आएंगे तो कीमतें कर करके दिखाएंगे, जैसा वाजपेयी की सरकार में कम करके दिखाया था। आज देश की सड़कों बनने का काम बंद है इनकी सरकार में, हम उसको आगे शुरू करेंगे और देश में गंभीर सुरक्षा को आगे लाएंगे आतंकवाद के खिलाफ। ये हम 3 बातें तो अभी कहना चाहते हैं आपको। मुकाबले में बहस अडवाणी बनाम मनमोहन, कौन मजबूत कौन बेहतर। आप भी अपनी राय मिलकर लेकर 56388 पर SMS करें। अब देखें कि आज की बहस का सार क्या निकला। राम गोपाल जी, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन बेहतर प्रधानमंत्री साबित होगा अगर ये इनमें से कोई भी बनता है दोबारा? तो इन दोनों में से ही कोई बनता है तो मैं मनमोहन सिंह जी को पसंद करूंगा, क्योंकि अडवाणी जी के मैंने पहले भी इशारा किया था, देश को एक नहीं रख सकते। अगर चाहे कंधमाल हो, चाहे सूरत का डांग इलाका हो, चाहे गुजरात हो, तो फिर देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। नहीं पाकिस्तान साहब, अगर आप देखें तो जिस तरह से हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में हलचलें हो रही हैं, जिस तरह से अमेरिका लगातार दोबारा सोच रहा है चीज़ों को, जो भी अगली सरकार आएगी, आपको क्या लगता है कि बड़ी चुनौती क्या होगी अगर विदेश मामलों की बात करें तो? पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद और पाकिस्तान में बढ़ती हुई कट्टरपंथी शक्ति, इसका सामना करना पड़ेगा। अगर इसका सामना करना पड़ेगा, एक हमें नेता की ज़रूरत होगी जो देश को एकत्रित कर सकें। दूसरी बात यह है कि रक्षा के विषयों पर जिस तरह के पिछले 10-12 सालों से खरीदारी नहीं हो रही है, आधुनिकीकरण नहीं हो रही है, इसको तेज़ गति से आगे ले जाना पड़ेगा। क्योंकि अगले बार अगर मुंबई जैसे हमला हुआ और हम बस प्रार्थना करते रहे, बात और बिगड़ेगी। मैं ये साफ कहना चाहता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अब देश के अंदर एक ऐसी भावना आ गई है जो कोई भी सरकार हो चुप बैठ नहीं सकती। तो ये मैं सोचता हूँ कि इट इज़ पॉपुलेशन ड्रिवन, यानी कि जनता स्वीकार नहीं करेगी घर में बैठे हुए कुछ ना करें। लोग जाग रहे हैं, लोग जाग रहे हैं। रविशंकर जी, आपसे अगर आखिर में पूछूं तो आपके मजबूत प्रधानमंत्री अगर बनते हैं तो वो क्या करेंगे जनता के लिए? लाल कृष्ण आडवाणी अगर भारत के प्रधानमंत्री बने, हम 2-3-4 काम प्राथमिकता से करेंगे। हमने वाजपेयी की सरकार में अगर कीमतें 6 साल स्थिर रखी तो कीमतें स्थिर करेंगे। अगर गैस का सिलेंडर उस समय सप्लाई किया तो गैस का सिलेंडर सप्लाई करेंगे। अगर सड़कों का जाल बिछने से देश का विकास होगा तो वो हम करेंगे। और एक बात बहुत हिम्मत के साथ कहना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ कड़े कार्रवाई करने की आवश्यकता हुई तो हम करेंगे। हमने पहले भी किया है और लाल कृष्ण भाई निश्चित करेंगे। ये हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। किस तरह की उम्मीद करें अगर आपके प्रधानमंत्री बनते हैं तो? उम्मीदें हमारे केस में हमारे पिछले 5 वर्ष के परफॉर्मेंस कार्ड पे आधारित होनी चाहिए। मैं समझता हूं वो जो परफॉर्मेंस कार्ड है वो उत्तीर्ण है और हम सिर्फ दावा नहीं करेंगे, हम उसी कहानी को आगे ले जाएंगे।
अगर हम बात करें आडवाणी बनाम मनमोहन की, तो यह ध्यान रखना चाहिए कि आज जमाना जो है वो गठजोड़ का है और इसमें मजबूती के मायने भी बदल गए हैं। आज मजबूत वो नेता है जो अपने मुद्दों पर बहुत ज्यादा अड़ा न रहे और ज्यादा से ज्यादा दलों को, लोगों को अपने साथ लेकर चले। लालकृष्ण आडवाणी और मनमोहन सिंह के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी। आज मुकाबला में इतना ही। धन्यवाद।